तो हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर कौन सा हमारा ये 3 भाई थर्ड क्लास है ना। हाँ, तो थर्ड क्लास है, लेक्चर 3 है। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ कर ली थी ना। और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का फंडामेंटल हो गया था, उसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार घुमा लाता हूं मैं। देखो, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप ये होता है, जिसमें मैंने बताया था कि यार देखो, किसी भी कंडक्टर के लिए उसके नंबर ऑफ चार्ज Ne कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कांस्टेंट होता है। तो उस कंडक्टर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। और बच्चों, मैंने आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था कि यार ये फॉर्मूला आता है E टाउ बाय m। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं E की वैल्यू को पुट करूंगा तो E टाउ बाय m इंटू एल। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं सारे के सारे, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये सारा का सारा क्या है, बहुत एलैबोरेटेड और डिटेल में था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो E बाय m, ये तो कांस्टेंट हो गया, चार्ज फील्ड बाय मास, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर EV बाय m इंटू एल, और ये ऐसे ये इसके बराबर आ जाता है। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा जब होगी जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। सॉरी, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा जब होगी जब रिलैक्सेशन टाइम भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? जल्दी बोल। हाँ, तो दो टक्कर के बीच के समय के अंतराल को ही वो कहते हैं। यानी कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, बात को अब ध्यान से सुनो समझो, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां अगर जाओगे ना तो मारे जाओगे। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब होता है कि टक्कर कम हो रही है। भाई 1 और 2, ये एक टाइम था और ये एक टाइम था। यानी कि जितने समय में यहां पर 2 टक्कर हुई उतने समय में यहां तो 4 हो गई। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम अगर ज्यादा है तो, हाँ, इस बात को लिखो कि अगर टाउ हाई है, रिलैक्सेशन टाइम हाई है, तो नंबर ऑफ कोलिजन स्मॉल है। यह इंपॉर्टेंट बात हो गई। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन स्मॉल है तो ये जो टक्कर है ये कौन सा एक नया गुण पैदा कर देता है? ये जो टक्कर है ये क्या करती है? करंट को, हाँ, किसका ये इसको रिलेट करो यहां से। अगर ये वाली वैल्यू कम हो गई तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। ये वाली वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? रिलैक्सेशन टाइम पे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कोलिजन पे। और V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आई बराबर R होगा। सही बात है। तो आप एक बात देखो यार, अगर करंट कम हुआ, करंट कम हुआ, बातों को कनेक्ट करो। अब करंट कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा। उल्टा है ये। समझा? अभी भी गलत इंटरप्रेट कर रहा है तू, अब सही कर। एक ही फ्लो में नहीं चलना है। दिमाग को मैंने इसलिए कहा था सुन मत करो, तू इधर बैठ, इधर आके यहां बैठ, तसल्ली से अलर्ट होके बैठा करो। और जो क्लास में नींद आती है ना, जो ऐसे हो जाते हो बिल्कुल, दारू पी के आ रखे हो तुम लोग। मीठा खाना छोड़ दो और ये जंक फूड छोड़ दो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। इसी की वजह से तुम्हारा ये मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट रीजन यही है। तुम अपनी डाइट बदल दो, तुम्हारी बॉडी का एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल
मेंटल एनर्जी लेवल भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात को ऐसे लिख देता हूं मैं, इफ नंबर ऑफ कोलिजन इज हाई, नंबर ऑफ कोलिजन इज हाई, यानी कि टक्कर ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इज हाई, देन रिलैक्सेशन टाइम टाउ स्मॉल। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है, स्मॉल है, तो वीडी इज ऑल्सो स्मॉल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल तो करंट ऑल्सो स्मॉल, तो करंट भी कम होगा। और अगर करंट कम होगा, इफ आई इज लो, अगर करंट कम है इस रिलेशनशिप में देखो तो आर क्या होगा, हां, तो आर विल बी हाई। इस बात को ऐसे समझना। तो एक बात बताओ, ज्यादा रेजिस्टेंस का कारण क्या है? पहला स्टेप पिक करो यहां से। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है? बस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का बेसिक रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे? कोलिजन। कि जी जो इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के साथ टकरा रहे हैं ना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। और उसकी वजह से, इस बात को लिखो ना यार, जो ऐसे मैंने वन लाइनर बता दिया ना, लिखा करो अलर्ट होकर के, नहीं तो यंत्र चला दूंगा मैं तुम्हारे सर में, बता रहा हूं, सर फोड़ दूंगा तुम्हारे। यंत्र बहुत जरूरी है यार। गलती कर दी तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं करी, नहीं तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे 2-4 लग जाए ना। ये मैं समर्थक हूं इस बात का। किसका? इस यंत्र का। ये विद्यार्थी जीवन में जरूर पढ़ने चाहिए। गिण के 200, रोज के 200 दिन। ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा हूं फिजिक्स तो क्या तुम आइंस्टाइन को फेल कर दोगे। तुम कह रहे हो फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, मैं कह रहा हूं तुम रॉकेट साइंस को समझ के फेंक दोगे। तुम्हारे को स्क्रॉन्जियर वेव इक्वेशन समझ में आ जाएगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक्सपर्ट हो जाओ। बस तुम्हारे को 200 लठ मार दो रोज के 2। क्योंकि जैसे ही तुम्हें यह पता लगेगा ना कि 2 पढ़ेंगे, भाई डर के आगे तो भूत नाचे। पाकिस्तान कैसे घुटनों पे टिका? हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास सहीन मिसाइल है, हमारे पास ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, तोपची बन रहे थे। क्या हुआ? ठीक है ना, जब उनको लगा ना कि बेटा जहां जिस घर में जिस छत के नीचे सो रहे हो ना, यही मिसाइल आएगी घुसेगी तुम्हारे। अच्छा, इंडिया वालों ने मिसाइल भी तो इतनी जबरदस्त बनाई है ना भाई, सब निशाने में घुसती हैं जाके। मतलब इंसान कहां बैठा है, ले बेटे छत फाड़ के अंदर आएगी। मतलब इंडियन मिसाइल का देखो, मिसाइल क्या होती है कि कहां जाती है, स्ट्राइक करती है वहीं फट जाती है। इंडियन मिसाइल ऐसी नहीं है बेटा, वहीं नहीं फटेगी, अंदर घुसेगी पहले। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन मिसाइल। हाँ बिल्कुल, पहले बोर करेंगे, मतलब पहले छेद करेंगे, फिर ठोकेंगे। तो तुम्हारे साथ अगर ऐसा माहौल बन जाए ना, मैं कह रहा हूं तुम ये सब पढ़ डालोगे। एनीवे, बात करता हूं और आगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव कर लिया था करंट का, Ne² AE टाउ बाय m। क्लियर है? और इसी फॉर्मूले को हमने ड्राइव कर लिया था Ne² AV टाउ बाय m इंटू L। और फिर मैंने R की वैल्यू यहां से निकाल ली थी, ml अपॉन Ne² टाउ, ml अपॉन Ne और
क्या बन गया रे, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल बाय ए विच इज इक्वल टू वी अपॉन आई। मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके ये लिखा था, ठीक है भाई, यही लिखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि यार ये जो वैल्यू है ये तो रेजिस्टिविटी होती है। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पे। अब रिलैक्सेशन टाइम फिर अगेन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन पे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? लिख लिया ये पूरा का पूरा? जल्दी लिखते रहो, इधर इधर वाला लिख लिया ना? तो अब देखो, क्लियर? अब लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर, यार ये तो सुखाना पड़ेगा, रुको, मजा नहीं आया, चलो इससे पहुंच लेते हैं। हो गया ये इधर वाला भी? अब देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती है? क्या है इसका फैक्टर? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती है। देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, कैसे बढ़ेगा? हीट करने से। हीट क्या होगी? एनर्जी से। एनर्जी कहां से आएगी? हाई पोटेंशियल से। शॉर्टर वे में हमारा काम है टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। ठीक है भाई, जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो टाउ डिक्रीजेस। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाउ था। क्यों था? अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, रो की वैल्यू क्या है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये किसके लिए है? इट इज फॉर व्हाट? ये है मेटल के लिए। दिस इज फॉर मेटल। किसके लिए? कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए। ये याद रखना, मेटल भी दो ही है हमारे जो ध्यान में आएंगे। क्या होंगे? हाँ, अगर ये इनवर्स में है, ये घट रहा है, तो ये घट रहा है, ये तो इसके बढ़ने से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल फैक्टर में आ गई। ठीक है ना? तो आपने एक फॉर्मूला करा था 11th क्लास में, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। याद है? कौन सा एक्सपेंशन था ये? लीनियर एक्सपेंशन, मेटल का लीनियर एक्सपेंशन गर्म करने से। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई थी चेंज इन लेंथ में? एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, दैट इज एल कॉमन ले दो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही था ना? है ना? तो इसी फॉर्मूले के आधार पर, जिस तरीके से ये हमारा बना था, इसी के आधार पर हमारी रेजिस्टिविटी में डिफरेंस आता है। क्या आएगा? तो रेजिस्टिविटी का जो चेंज होगा वो आर नॉट रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
अल्फा हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, अल्फा कांस्टेंट और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे फॉर्मूले को, यहां से रिलेट करो। ये मैंने इसलिए लिखा है 11th क्लास का फॉर्मूला, ताकि आपको ये पता लग जाए कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होती थी, यही होता था, याद है थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार से जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, रो माइनस रो नोट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तो अल्फा हमारा यहां पर आ जाता है और फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसको ऐसे याद करना। अब इसी रेजिस्टिविटी से हमारा नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा रेजिस्टेंस का, आर का। तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है बच्चों? और यहीं से हमारे पास अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 डेल्टा टी। सो दिस इज अवर अल्फा। ये हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अब यहां पर क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये हमारा फंडामेंटल जिसको मैंने यूज किया है। अब इसी के बेसिस पे आपकी रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला बन गया और इसी के बेसिस पे रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है कि भैया ये किस तरीके से होगा R2, ठीक है। अब अगर मैं यहां की कहानी को थोड़ा सा हटा दूं, इधर वाला पोर्शन हटा दूं ना, ठीक है, जल्दी लिखो यार, लिखो इसको, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, जल्दी। तो चलो अब इन फॉर्मूलों को हमने लिख तो लिया, अब मैं आपको बता रहा हूं इनका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है और इनका एनालिसिस क्या है। ये तो फॉर्मूले लिख लिए हैं, अब जो बताने जा रहा हूं ना, कि एक बात को बड़े ध्यान से समझना, बड़े तरीके से, ठीक है। जितना ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझ पाओगे, जितने तरीके से आप उसको लिख पाओगे, और जो मैं बातें बताता जाऊं उसको साथ साथ लिखते चले जाना, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा किसी भी तरीके का, ठीक है। फैक्ट वही है कि आप कितने अलर्ट होकर के मेरी बात सुन रहे हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप लोगों ने मेरी बात को मजाक में टाल दिया और तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा ध्यान कहीं और घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है बाहर, कहीं इंतजार कर रहे हो कि किसी की क्लास छूटे और फिर हम दौड़ के जाएं और फिर हम मिलें, मंगलवार का प्रसाद खिलाएं, तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। देखो अब मैं यहां पर ये बताता हूं अल्फा क्या है। अल्फा मैंने आपको बता दिया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, और इसको भी मैं T2 माइनस T1 लिखता हूं, डेल्टा टी। अब ऊपर वाले को मैं लिखता हूं डेल्टा R डिवाइडेड बाय R डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको मैं रेजिस्टिविटी भी अगर बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी डेफिनेशन समझना पहले। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस
चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब ये तो है किताबी बात, अब इसको समझो, दिमाग में बिठाओ। लर्निंग एंड मेमोराइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग। इस बात को पहले अपने दिमाग में बैठा लो। लर्न का मतलब याद करना नहीं होता है, ये जिस भी अंग्रेजी के टीचर ने तुम्हारे है उसके ऊपर यंत्र चलाया ना उसके सर पे। लर्न का मतलब सीखना होता है, मेमोराइज होता है याद करना। और मेमोराइजेशन के फॉर्मूले तरीके कौन से होते हैं? फोन नंबर याद रखना, अपने घर का एड्रेस याद रखना, कोई लॉजिक थोड़ी है। अपनी गर्लफ्रेंड का एड्रेस याद रखना, ठीक है, गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखना, उसके बाप का भी नंबर याद रखना कि अगर आया तो इस नंबर को उठाना नहीं है कभी भी, है ना। उसके भाइयों के भी नंबर याद रखने, क्योंकि यहाँ से धमकी भरे संवाद हो सकते हैं, तो इसलिए फिर वो सारे नंबरों को अपनी हिट लिस्ट में पहले से ही रखो कि हाँ कि भैया अगर इनके ऊपर बात करनी है तो रिस्की हो सकता है मामला। तो बात करते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसको फिजिकली अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? लगाओ दिमाग, बोलो भाई, आप लोग भी, जो मैं हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है ये सवाल कि आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रटा मारना तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यही होता है। बोलो, कुछ आइडिया नहीं आ रहा? देखो, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि डेल्टा आर बाय आर, कि जो टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है। क्या? अब इस बात को क्या लिखोगे कि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है। और बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं डेल्टा टी को 1 डिग्री चेंज ले लूं, अगर मैं डेल्टा टी के टेम्परेचर को मैं 1 डिग्री चेंज ले लूं, ठीक है, तो डेल्टा आर बाय आर की यूनिट तो खत्म, ओम से ओम कट गया, तो अल्फा की यूनिट क्या होगी? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन का मतलब यह है रेजिस्टेंस में चेंज 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर कितना आया। क्या मतलब इसका? हाँ, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया, ये अल्फा हो गया। बात समझ में आ गई? अब क्लैरिटी मिल गई ना तुम्हें? अब ये जो बात थी अब यहां पर है, इसका हिंदी मतलब है ये चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने पर आर में चेंज इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, और 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर आर में चेंज कितना आया।
दोनों बातों को कंबाइन कर दो, ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब अल्फा का मतलब पता लग गया। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं कहूं, अब एनालिसिस पे बात है, क्योंकि ले देखो हम सारी की सारी बातें करते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस बेस्ड, एनालिसिस मतलब विश्लेषणात्मक। अब हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण का मतलब पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ पोस्टमार्टम के वे से, क्योंकि नीट करनी है तो पोस्टमार्टम तो जरूरी है सीखना, एनालिसिस करने तो जरूरी है। द कॉज ऑफ डेथ इज व्हाट, पता लगेगा ना। हाँ, क्या चीज किस तरीके से मारी गई, डिपेंड कर रहा है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम अल्फा को, अगर मैं कहूं अल्फा इज स्मॉल और मैं कहूं अल्फा इज लार्ज, इन दोनों वर्ड के मतलब समझाओ मुझे। क्योंकि जिसको अगर ये फैक्टर समझ में आ गया ना, यकीन मान लो यार, अभी मैं तुम्हारे सामने ना एक नीट का क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा और तुम्हारे को अभी सिद्ध कर दूंगा कि इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। अल्फा इज स्मॉल एंड अल्फा इज लार्ज, इस बात का मतलब समझा दो। अबे उल्टा बोल गया यार, अबे टेम्परेचर का तो रोल ही ना है, टेम्परेचर तो 1 डिग्री बदलना है। हाँ हाँ, कि टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस में कम बदलाव आएगा। यहां पर बात कर, यहां पर ये वैल्यू छोटी करनी है तो ये बड़ी करनी पड़ेगी ना। अच्छा देख, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ये तो फिक्स ही रहेगा ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है। और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अगर मैं इसको ये बोल दूं कि कोफिशिएंट ऑफ, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ, अरे यार मजा नहीं आ रहा लिखने में, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ, याद रखो क्या है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, बल्कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैं ये वर्ड बोल सकता हूं ना, क्योंकि डेल्टा टी है इसमें। अब आप एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं अल्फा स्मॉल है, तो अल्फा स्मॉल हो, ये वाली वैल्यू छोटी कब होगी, जब ये बड़ी होगी। ये बड़ी होगी तो ये छोटी होनी चाहिए कि नहीं। तो अगर मतलब मैं ये कहूं कि ज्यादा टेम्परेचर के बदलने से और मेरा रेजिस्टेंस में कम बदलाव आए तो मेरी अल्फा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, हाँ या ना। और अल्फा की वैल्यू लार्ज कब होगी, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बदलने से, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में बहुत चेंज आ जाए, यही होगा। इसका लिख लो ना, सुन क्या रहे हो यार, अखबार की हेडलाइन थोड़ी चल रही है। लिखो इन बातों को जो एनालिसिस चल रहे हैं। मैंने बोला एनालिटिकल स्टेटमेंट लिखा करो, साथ साथ अपनी भाषा में लिखो। हर बात बोर्ड पे लिखूंगा तो दिक्कत होगी यार, इतना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अल्फा स्मॉल का मतलब होता है, हिंदी में लिख लो, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख लो, रात के 2:30 बजे जिस भाषा में मैसेज भेजते हो उस भाषा में लिखो, ठीक है। रात के 2:30 बजे कौन से मैसेज आते हैं, नहीं मेरे बाबू को नहीं आई, बाबू अभी सोएगा, हैं ना वो दोनों सोए नहीं ना, होता है बहुत लोग हैं ऐसे, नहीं सोते रात रात भर, सुबह घर वालों से गाली खाते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, देखे हैं? हाँ, लालच है बस, वो भी लालच है।
कुछ पाने की लालसा ही है हैं? अरे आज पता है अभी नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है यार। ये तूने अभी मैं वहाँ था तो एनीवे बात कर रहे हैं। तो यहां मैं बता रहा था आपको कि अल्फा इज स्मॉल का मतलब होता है, लिखो, अल्फा इज स्मॉल का मतलब होता है ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने से, अल्फा स्मॉल का मतलब होता है ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में कम बदलाव या कम चेंज होना, रेजिस्टेंस में कम चेंज होना। ठीक है, ओके, आगे लिखो। अल्फा इज लार्ज का मतलब होता है, अल्फा इज लार्ज का मतलब होता है थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से अल्फा इज लार्ज का मतलब होता है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से, चेंज मतलब बढ़ना ही है हमारे यहां पर, क्योंकि घटा के तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना, टेम्परेचर बढ़ना ही है बस, घटने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहां। तो क्या है कि टेम्परेचर के थोड़ा सा बढ़ने से रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। उल्टा चलेंगी दोनों बातें कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया ज्यादा और रेजिस्टेंस बढ़ा कम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, और और टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा बढ़ा और रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी लार्ज, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो एनालिसिस है ना, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा, एक सवाल होगा कि सवाल ये है कि वाई मैग्नीन एंड निक्रोम, सवाल लिखना तो देख क्या रहा है, ढक्कन खोल रहा है, वाई मैग्नीन एंड निक्रोम आर यूज्ड to make standard alloy, oh sorry, are used to make standard resistor, are used to make standard resistor। ये दोनों के दोनों alloy होते हैं, इन दोनों के ऊपर लिख लेना these both are alloy, मैग्नीन एंड निक्रोम। आपकी लैब में जो रेजिस्टेंस वायर होती है ना, वो मैग्नीन और निक्रोम की ही होती है, या तो मैग्नीन की होगी या निक्रोम की होगी, ये alloy होते हैं। नहीं, वो व्हाइट वाली नहीं, एक तो व्हाइट होती है जिसका ऊपर वो धागे से होते हैं, उसको हटा करके, वो तो कॉपर की होती है। एक होती है चमकीली सी तार, जो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट करा होगा तो वो राइट वाले ब्लॉक में ऊपर लगाई होंगी, लगाई थी, है ना, हाँ, तो वो होती है। अगर वो पतली थी तार तो वो मैग्नीन की थी, और मोटे वाली थी तो वो निक्रोम की थी। नहीं, उसमें तुम्हें तो वो ऐसे ही दिखाई देगा, वो जब दोनों को कंपेयर करोगे जब पता लगेगा इसमें से मोटी कौन सी है पतली कौन सी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मोटी पतली से, क्योंकि उस लैब में जो रखा है ना सामान, उस लैब में उसकी पहचान मोटी और पतली से है। बाकी मार्केट में तो सेम डायामीटर की वायर मैग्नीन की भी और सेम डायामीटर की निक्रोम की दोनों मिल जाती है, ठीक है। वहां पर जो वायर रखी है उसमें से मोटे वाली निक्रोम की है और पतले वाली मैग्नीन की है, ये पहचान है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एलॉय होते हैं। और सवाल ये है कि इनसे ही हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो है जो तुम्हारी लैब में यूज करे जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनकी अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कम है, भाई साहब कम है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम है। मैं कह रहा हूं उल्टा है ये एनालिसिस, इतनी यार कमाल कर रहा है। एक बात बता भाई, अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो ज्यादा टेम्परेचर बदलने से तो रेजिस्टेंस तो कम ही बदल रहा है ना। ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है? तू वायर को खूब हाई पोटेंशियल पे यूज कर ले
उसका टेम्परेचर तू जहां पर पहले तू उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहा था, अभी तू उसको 140 पे ले जा, तो उसके रेजिस्टेंस में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आया ना, तभी तो अल्फा स्मॉल हुआ। अब क्लियर हो गया? अब भी या नहीं हुआ? हाँ भाई, हाँ देखा, ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये हर बार स्टूडेंट ये इतनी आसानी से दिमाग में नहीं जाता, ये एनालिटिकल थिंकिंग है। हमेशा मैं इसी की बात करता हूं कि यही ऐसा थॉट प्रोसेस चाहिए आज के टाइम में। आज के टाइम में कैसा चाहिए? ऐसा थॉट प्रोसेस चाहिए। और ये नया टॉपिक नहीं है, ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, ठीक है, ये तो पहले से भी हम ऐसे ही पढ़ाते आए हैं, लेकिन अभी ऐसा एनालिसिस हर टॉपिक में चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई? इसको याद रख लेना और चाहे इस वीडियो को एक बार और देख लेना, लेकिन मुझे ये सारे जवाब कल की क्लास में टिप टॉप चाहिए, एकदम झकास। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? तो अल्फा स्मॉल हो गया और अल्फा लार्ज हो गया। अब तो इनमें कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा इनका कॉन्सेप्ट और ये इनकी टेम्परेचर रेंज, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग इन दोनों को क्लियर कर पाएंगे। ये टेम्परेचर का रोल होता है, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूले को आप लोग लीनियर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, लिख लो इस बात को, वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी गिवन इन क्वेश्चंस, अगर न्यूमेरिकल है तो, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम ग्राफ बनाते हैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। पहला ग्राफ है मेटल के लिए, ठीक है। मेटल में कौन सा है? कॉपर और एल्यूमिनियम। क्या होगा? कॉपर और एल्यूमिनियम। इनके जो ग्राफ की जो शेप है ना, वो इस तरीके से आएगी। सो दिस इज फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक वैल्यू तक टेम्परेचर की जो रेजिस्टिविटी है उसमें कोई बहुत ज्यादा सा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उस पॉइंट को पार करेगा उसके बाद जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई हो जाएगी। हाँ, फिर तो कम टेम्परेचर चेंज पे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, इसीलिए मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है, क्योंकि उनकी अल्फा की वैल्यू लार्ज है। ये अल्फा लार्ज का फॉर्मूला है, ग्राफ है ये अल्फा लार्ज, ठीक है। अब अल्फा जब स्मॉल है, ये अल्फा है, ये टेम्परेचर है। अब मैं कहता हूं एलॉय के लिए, अब यार इसमें क्या है, इसमें तो चेंज होगी ही नहीं, तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहेगी कि टेम्परेचर तो देखो यहां से यहां तक बहुत बड़ा चेंज आ गया, लेकिन रेजिस्टिविटी में तो कोई सिग्निफिकेंट ही चेंज आया, ठीक है। ये तो मैंने लाइन ज्यादा ऊपर उठा दी इसलिए आपको ज्यादा, लेकिन अगर मैं इसको रफ लेवल पे अगर ऐसे भी बना दूंगा तो भी बात बन जाएगी। देखो इसमें आप देखो ग्राफ को मैंने क्या तरीका बताया था पिछली क्लास में, ग्राफ को किन 3 पॉइंट बताए थे, कहां कहां से एनालिसिस होते हैं? एक स्लोप, दूसरा इंटरसेप्ट, तीसरा एक्सिस, एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है। अब इसके एक्सिस की वैल्यू कंपेयर कर लो और चाहे स्लोप देख लो, कुछ भी देख लो। यहां पर टेम्परेचर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर टेम्परेचर तो एक हाई वैल्यू पे मिलेगी क्योंकि ये एक्सिस तो बहुत बढ़ गया, यहां पर इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ही ऑलरेडी, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी तो सिर्फ इतनी सी बदली है, रेजिस्टेंस इतना, टेम्परेचर इतना बदला है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया और रेजिस्टेंस कम बढ़ा तो अल्फा स्मॉल हुआ लार्ज हुआ? स्मॉल हो गया, तो ये अल्फा स्मॉल है। अब समझे ना? इसलिए वो बात मैंने हिंदी में लिखवाई थी कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से
अगर रेजिस्टेंस कम बढ़े तो अल्फा स्मॉल होगा। ठीक है, सही है ना। अच्छा, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। ये तो मेटल हो गए और ये एलॉय हो गए। सेमीकंडक्टर में उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटेगी। लिखो, अरे भैया सेमीकंडक्टर का बिहेवियर अलग होता है, बस अभी इतना ही समझो। वो सेमीकंडक्टर चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब उसका मोलिकुलर मैकेनिज्म बता। हाँ हाँ, अलग है वो। ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इस तरीके से जाती है, इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल लो। ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो शुरुआत में उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है और आगे जाके और कम हो गई, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है यार। तो मैंने बोला है कि जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वैल्यू पहले तो डिक्रीज होती जा रही है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक है, ये टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, हाँ, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कनेक्ट होती है, एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इसको वैल्यू को लिखूं तो आ इज इक्वल टू रो नोट और चार्ज है ई की पावर ये हो गई ई जी अपॉन के बी इंटू टी। इस फैक्टर से चेंज होती है रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में, यानी कि यहां से अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल चेंज हो रही है। Eg डिवाइडेड बाय के बी इंटू टी। Eg एनर्जी गैप हो गया, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया। क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए मैं इसको अवॉइड मारना चाह रहा था। ठीक है, अगर हम, क्योंकि अगर मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया तो इससे तो ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे इसकी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कहानी बताने के लिए हमारे पूरे सिलेबस में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो आपको बस यहां से इतना समझ में आ जाए कि रो ऑफ टी की वैल्यू रो नोट ई जी अपॉन के बी इंटू टी। तो आप ये बात मान लेना कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टेम्परेचर का। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने में इसकी वैल्यूज में बहुत तगड़ा चेंज मिलेगा। ये सेमीकंडक्टर का है। क्यों होता है, जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप का भी रोल है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का रोल है और इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सारी एक डिफरेंट थ्योरी है। अभी हम लोग मेटल की करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे पास फैक्टर होगा सारा का सारा। ठीक है, तो अब अगला लिखो, alloy are used for making standard resistance because they have small temperature coefficient, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, not appreciable change is observed in resistance, with larger amount of resistance
with larger amount of change in temperature। ठीक है, आगे लिखो। alloys have high value of resistivity। alloys have high value of resistivity। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा इसका पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट, कितना हो गया? अरे हाँ, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके फॉर्मूले बता देता हूँ, क्योंकि हमने टेम्परेचर के पूरा टॉपिक कर लिया, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग कल काफी सारे इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यार देखो ये तो होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और ये तीन रेजिस्टेंस, और ये मैंने कनेक्ट कर दी किसके साथ? बैटरी के साथ V। अब सीरीज में क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल। तो V1 पोटेंशियल इसका होगा, V2 इसके अक्रॉस होगा और V3 इसके अक्रॉस होगा। इस रेजिस्टेंस का नाम R3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों V की वैल्यू क्या होती है? IR। सीरीज में करंट हर एक में सेम होगा, क्या होगा? हाँ, तो V डिवाइड होगा सीरीज में और करंट सेम होगा। अब इन दोनों बातों का भी मतलब है। V डिवाइड का मतलब क्या है? हाँ, पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या एनर्जी डिवाइड होगी, करंट सेम है, इसका मतलब करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बहाव। क्या? बहाव, कितनी आसानी से बहते हो, कितनी आसानी से बहाते हो, मैटर करता है। ठीक है, हाँ, तो आई सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब में बराबर बहाव है, कोई कमी नहीं है किसी में। एनर्जी भले ही बट रही है लेकिन बहाव बराबर है। ठीक है ना? देखो फिजिक्स कहां पर कनेक्ट हो रही है, वहीं कनेक्ट हो रही है जहां तुम कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ, तो V की वैल्यू क्या होगी? V1 V2 और V3, I सब में कॉमन होगा, तो R इज इक्वल टू R1 R2 R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होंगे? एल्जेब्रिक ऐड। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होंगे? एल्जेब्रिक ऐड। ठीक है भाई? और इनके प्लस माइनस का पता कैसे लगेगा? करंट किधर से जा रहा है। प्लस माइनस का पता कैसे लगेगा? करंट किधर से जा रहा है। ये बात याद रख लेना, जिस तरफ करंट जा रहा हो वो पहला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा, अगले वाला नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये रजिस्टर है ना, अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये मान लेना ये प्लस है और ये माइनस है। जिस तरफ जाएगा पहला पॉइंट प्लस है, क्योंकि यार प्लस हमेशा क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, इसके पास कम एनर्जी होती है। इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज को लड़की नाम दे रखा है, कम एनर्जी है। ये लड़के हैं, ये ज्यादा एनर्जेटिक है। मेरी थ्योरी फेल नहीं होगी बेटा, वेल टेस्टेड है, बस नोबेल प्राइज की दे रहा है। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं कोई ला दो। तो करंट हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इसमें मान लेना क्या, ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल का केस ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? अरे यार मेरे तो हाथ भर गए आज, कल वो ज्यादा रस्सा कसी कर ली मैंने। कल मैं वहां चला गया पार्क में, है वो डिस्ट्रिक्ट पार्क है ना? हाँ
जिसमें दिन के समय एक्सरसाइज होती है, रात के समय को करते होते हैं। ठीक है, दिन में भी होते रहते हैं वहां तो। हाँ सुबह भी, वो तो ऐसा लोग बाग। यार पता है क्या, मैं तो अब ना बहुत साल बाद अपने बच्चे पार्क में लेके जाने लगा हूँ। मेरा छोटे वाला बेटा एक दिन पूछ रहा है, जोड़े बैठे थे पार्क में, ठीक है, बेटे ने पूछ लिया, पापा ये क्या कर रहे हैं, हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू देम। एक 3.5 साल के बच्चे को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ ये क्या कर रहे हैं। और वो ऐसी जिसको मैं सभ्यता के आधार पे बोलूंगा आपत्तिजनक मुद्रा में थे, ठीक है, असभ्यता के आधार पे, अब तुम समझ लो क्या हो सकता है। ठीक है, अब यार लोगों को शर्म लिहाज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे। ये तो आप दिल्ली के किसी भी पार्क में, मेट्रो में ही नहीं रुक रही दुनिया, हद ही हो गई। मेट्रो में ही खाने को ये रहते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को, ये भगवान हद हो गई। अच्छा ये जो है ना कमाल की बात ये है, ये सारे है तो जैन जी। अच्छा सबसे सबसे ज्यादा ईडी के मरीज जैन जी, शुगर नहीं ईडी, हाँ नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है, जिसको तुम्हारी भाषा में बस क्या कहेंगे जो तुम कह लो, ठीक है। जैन जी है भाई साहब सबसे ज्यादा सेक्सुअल बीमारियों के सबसे ज्यादा केसेस। अभी जो ये जो जनरेशन जो है ना, अभी जो आज का जो यूथ है 22, 24, 25, सब खत्म, जीरो हुए पड़े हैं। एक तो रील्स ने सत्यानाश मार दिया, रही गई कसर जो है ऑनलाइन वीडियोस ने, ठीक है, रियलिटी तो उनकी लाइफ में बची नहीं है। और फिर वही बात है, मेरी तो थ्योरी है भैया, अगर कच्चा फल तोड़ लोगे तो रस तो कभी आएगा नहीं, सड़ेगा ही। वही बात हो रही है, जो कार्य 24 में करने के होते हैं वो 16 में निपटा दिए जा रहे हैं। तो फिर होगा क्या, क्या होगा, कच्चा टमाटर तोड़ने से क्या होगा, ना लाल होगा ना मीठा होगा, हरा रहेगा और खराब हो जाए, बस यही होता है। इसलिए तो तुम्हें मैं समझाता हूं कि यार जैसे भगवान ने तुम्हें पैदा करा है ना वैसे ही रहना। कब तक, कम से कम 22 साल तक, कम से कम 22 साल तक, ठीक है। ये है वी, यहां है आई। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या बटेगा, पैरेलल में बहाव बटेगा, व्हाट इज फ्लो विल डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पर करंट क्या गया, I1, I2, I3, R3, R2, R1। अब देखो करंट तो इधर जा रहा है, तो सारे जमा के एक तरफ हो गए, सारे घटा के एक तरफ हो गए। अब यार अब देखो I की वैल्यू क्या होती है बेटा, V/R। तो इसका मतलब अगर आप लोग यहां से इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, I इज इक्वल टू I1, I2, I3। तो 1/R इज इक्वल टू R1, R2, R3। रेसिप्रोकल एडिशन कर देना पैरेलल में, ठीक है। क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल एडिशन, ठीक है। हाँ, और अगर वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपको निकालना हो, R इज इक्वल टू 2 रजिस्टर का, तो R1 R2 अपॉन, याद है, इसको याद रखना, इसके ऊपर काफी सारे सवाल बनेंगे, सही है ना बात भाई। जब 2 रजिस्टर हो कहीं भी, हाँ पानी गिर गया यार, बहुत देर से मजाक हो रहा था इसके साथ। चलो अच्छा, एक काम और है, एक और बताऊं, एक पॉइंट लिख लो, जिस ब्रांच में कैपेसिटर हो ना, क्योंकि अभी नेटवर्क के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, जिस भी ब्रांच में आपको कैपेसिटर दिखे उस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि अब यार यही मान लो, अब इसमें मैंने यहां पर कैपेसिटर लगा दिया, ऐसे ये लगा दिया कैपेसिटर, तो इस वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं, I1 डायरेक्ट 0 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गैप हो गया ना यहां पर,
करंट यहां के रुक जाएगा, यहां पर कैसे जाएगा? कैपेसिटर में तो दो प्लेट के बीच गैप होता है, तो करंट तो जा ही नहीं सकता, कूद के थोड़ी जाएगा। करंट तो कहां से जाएगा? तार के अंदर से। तार के अंदर से करंट जाता है, अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं जाएगा। तो यहां पर तो क्या है, ये मेटल प्लेट इधर रह गई, ये मेटल प्लेट इधर रह गई, इसके बीच में क्या है? गैप है। हाँ, तो फिर करंट कूद के तो जा नहीं सकता। अब लड़का तो है नहीं, आग इसको लगी है नहीं कि कूद के जाए। बस सर, समझ आ गया, समझ आ गया ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये बात मान के चलना है कि करंट यहां से नहीं जाएगा। कौन सा करंट नहीं जाएगा? डीसी। कौन सा? डीसी। एसी जाएगा, उसकी थ्योरी बाद में बताऊंगा। अभी ये बात मान ले, क्योंकि इस चैप्टर में हम डीसी पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें सारा करंट डीसी है। जहां बैटरी मिल गई वहां डीसी है बेटा, डायरेक्ट करंट है, स्टेडी करंट है। ये कैसा करंट है? स्टेडी करंट है। तो जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर मिल जाए उस ब्रांच का करंट जीरो। हाँ, बोल वाली के क्या? जीरो। वेरी गुड, ठीक है ना? ये बात मान के चलना। आज मैंने अपनी आंखें टेस्ट करवाई, नहीं कल करवाई थी, आज नहीं, मतलब रिपोर्ट आज आई थी, पता लगा 6/6। आई एम एट एज ऑफ 40 एंड माई आई साइट इज स्टिल 6/6। ठीक है, जबकि जीवन भर हमने अपने आंखों को किताबों में ही रखा है। ठीक है ना? तो बेटा देखो, मैं आपको जो है ना अपने उदाहरण से ये बता सकता हूं कि यार अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ठीक है ना, डाइट अच्छी है, फिटनेस अच्छी मेंटेन रखते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो दुनिया से बेहतर होगी। क्या होगी? दुनिया से बेहतर होगी। आई एम एट 40, शाम के बज रहे हैं अभी 7:30। ठीक है, और आज सुबह से मैं मतलब लगा लो कि 6:45 बजे से मैं घर से निकला हुआ हूं कॉन्टिन्यूअसली। 70 किलोमीटर वन साइड ट्रेवल भी हुआ है मेरा आज। ठीक है, 3 घंटे वहां लग जाते हैं प्रोसेस में। ठीक है, और भाई फिर 70 वापस आना, फिर आके तुम्हारी क्लास ऑर्गेनाइज करना, एंड स्टिल माई एनर्जी लेवल इज दिस एट दिस टाइम। और एक और खास बात बता दूं, आज मंगलवार है, मेरा फास्ट भी है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सिर्फ सुबह से पता क्या पिया मैंने? एक बोतल। अब मैं अपना बैग ले गया था, देखो मेरा डाइट क्या हो, मेरा खाना भी क्या होता है, मतलब कोई आदमी सोचे ना तो लोगों को तो ऐसी एक ना वो थी वो बोतल, तो ट्रांसपेरेंट बोतल है, तो उसमें मैं ले गया लस्सी। तो इतना था वो, तकरीबन 700 ml लस्सी होगी उसमें, लस्सी डाल के ले गया। हल्का सा मीठा डाला था क्योंकि फास्ट था तो एनर्जी चाहिए आज, तो कार्ब वाली एनर्जी तो मिलेगी नहीं, कुछ खाऊंगा ही नहीं तो इसलिए उसमें पूरे उसमें तकरीबन 1 चम्मच मीठा रहा होगा, और वो भी खांड देसी वाली। ठीक है, वो थी उसमें। फिर उसके बाद में फिर मैंने पिया बेल का जूस, बेल पत्थर, और यहां आने के बाद एक चाय। दैट्स माई बोल्ड डे। नो फ्रूट एंड ओनली वाटर। इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा हूं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, मेंटेन रहे, एनर्जी लेवल रहे। सही आदतों का ये रिजल्ट होता है। और नहीं तो मेरे एज ग्रुप के तुम साइंस के टीचर देख लेना, मैं कह रहा हूं 40 साल का जो इंसान कोचिंग लेवल में पढ़ाता हो ना, खत्म हो लेता है हेल्थ से, तो गारंटेड मैं कह रहा हूं। कोई एक आधा विरला पूरी उसमें मिल गया तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एट माई एज ग्रुप कि कोई इंसान अपने आप को मेंटेन भी कर पाएगा। और ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से संभव है यार। इसलिए मैं जिंदगी में ये बोलता हूं कि फायदे नुकसान वो तो विधि का विधान है। तुम लोग ये मत सोचो कि तुम IIT और नीट करके झंडे गाड़ लोगे। मैंने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों को फांसी पे लटकते देखा, खुद ही सुसाइड कर जाते हैं। देखे होंगे तुमने, सुने होंगे कि स्टूडेंट वाज स्टडीइंग इन XYZ मेडिकल कॉलेज, ही हैंग हिमसेल्फ इन द हॉस्टल रूम। तो उस हिसाब से जीवन सिर्फ नीट तो नहीं है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टूडेंट इन IIT हैंग हिमसेल्फ, हैज डन दिस दैट। दिक्कतें वहां भी होती हैं,
ठीक है ना। तो इसका मतलब फैक्ट तो ये है कि दीज टू एंट्रेंसेस आर नॉट द लाइफ, लाइफ तो कुछ और है। ये तो फैक्ट है, ये तो क्लियर होगी बात। तो अगर जब लाइफ कुछ और है तो अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाए। और देखो, मेरी जो एडवाइसेस है ना आप लोगों के लिए या किसी के लिए, मेरी एडवाइसेस कभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एथलीट के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली तो मैं फिजिक्स टीचर हूं। यहां है मेरी प्रोफेशनलिज्म, यहां कोई बात करके दिखाए मुझसे, उधेड़ के फेंक दूं अपने सब्जेक्ट में। तो भाई सीधी सी बात है। हाँ भाई, हर इंसान की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है। तो किसी अगले के इंसान का एक टॉपिक स्ट्रेंथ होगा तो 100% दूसरा वीकनेस पे मिलेगा, मुझे पता है। क्योंकि ऐसा तो कोई माइका लाल नहीं जो पूरी फिजिक्स को एडवांस लेवल पे पढ़ा दे, असंभव। पूछो क्यों? क्योंकि जो बच्चे एडवांस का पेपर क्लियर करते हैं वो खुद ही 50-55% पे तो वो टॉपर बन जाते हैं। पूरा 100% पेपर तो उन्हीं से सोलना होता, ठीक है ना। तो जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे संभव है? तो इसका मतलब उनका एक टॉपिक अगर स्ट्रेंथ पे होगा तो दूसरा वीकनेस पे होगा। ये तो सच बात है, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं यार, कोई टेंशन नहीं, आने दो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही मेरा एक छोटा सा मैसेज होता है कि बेटा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ पैसे से संबंधित नहीं है। अमीर लोग ही सुबह सुबह डायबिटीज के गोलियां खा करके पार्क में टहलने आते हैं, गाड़ी में बैठ करके, एसी वाली गाड़ी में बैठ के आके धूप में वॉक करने आते हैं। देखे होंगे ना चोचले लोगों के, नेक्स्ट लेवल के हैं हमारे देश में डफोसले हैं। नहीं आते तो हैं, लेकिन बेनिफिट उनका कुछ थोड़े है यार। उनका घर 3 किलोमीटर दूर, गाड़ी से बैठ के आ रहे हैं एसी में चला करके, क्या बेनिफिट है? अरे भैया तुम पार्क में आके क्या अलग से झंडे गाड़ोगे? घर से लेके पार्क तक ही आ जाओ ना और वापस चले जाओ। 6 किलोमीटर तो वॉक वैसे ही हो गई। तो वो लोग कभी हेल्थी क्यों नहीं हो पाते? आप कहोगे कि सर गाड़ी से क्या लेना देना? भैया गाड़ी से ही तो लेना देना है। अब मेरे घर से डिस्ट्रिक्ट पार्क 5 किलोमीटर है, पूरा 5 किलोमीटर है। तो अगर मुझे बच्चों के साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है या कोई मेरे साथ है, देन इट इज पॉसिबल कि मैं कोई व्हीकल की सहायता ले लूं। नहीं तो अगर मैं अकेला जाता हूं तो पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार तो मैं यहां से रनिंग करता हुआ गया हूं। यहां से रनिंग करता हुआ गया, डिस्ट्रिक्ट पार्क पहुंचा तो 5 किलोमीटर की मेरी रनिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग और वो जो भी और कुछ है क्रियाकलाप, योगा वगैरह, वो सब करने हैं। वो आधे पौने घंटे में हो जाते हैं, फिर वहां से वापस हो गया, ठीक है। और फिर किसमें 5 किलोमीटर? अरे पागल आदमी, 30 मिनट में मैक्सिमम। अगर रोड पे ट्रैफिक और गड्ढे हैं 32 मिनट लास्ट है, ठीक है। और अगर ट्रैक है तो अंडर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। मेरी पेस फिक्स है, मुझे पता है कि मैं 6, अगर जैसे मैं रोड पे भागता हूं, अब यार हमारे आगे तो रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना। कई बार तो ऐसा हादसा हुआ है कि मैं ऐसे रनिंग कर रहा हूं, कोई मेरे आगे वाला भाई यूं मार जाता है, फिर मैं उसको पकड़ के, एक बार तो मैंने ऐसे एक को झपेट दिया था, ठीक है। तो वो कोई ये बच्चे आते हैं स्कूटी साइकिल लेकर के, ये अपने आप ही लहरा जाते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते हैं, मेंटेन हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो यार रहता ही है। मैराथन रनिंग रही यार 63 मिनट में, तो मेरी मैराथन 10 किलोमीटर की कंप्लीट कर ली थी मैंने। कितनी मैराथन में भागा हूं मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं 20-22 वाली में, हाफ मैराथन में, 21 में आज तक एक भी बार नहीं भागा हूं। कोशिश करेंगे इस बार भागने की। सर्दियों में आएगी ना एयरटेल मैराथन, अक्टूबर-नवंबर में आएगी दिल्ली में, तो कोशिश करेंगे इस साल भागने की, ठीक है। कि हाँ भाई 20-21 किलोमीटर भागा जाए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। रनिंग सबसे बढ़िया है। और लड़कियों, तुम्हें जरूर करना चाहिए। तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए फिटनेस वर्कआउट बहुत जरूरी है। नहीं तो यार सोच के देखो ना, अब तुम देखो हमारी जो मिलेनियल एज ग्रुप है, हमारी एज ग्रुप में एवरेज हाइट 5 फुट 9-10 इंच थी। मैं तो खुशकिस्मत 6 हूं। अब तुम अपने एज ग्रुप में देख लो ना, एवरेज हाइट क्या आ गई है, घटी क्या बढ़ी? ठीक है, बिठा दो उनको। चलो फिर आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो तुम।